रूमेटिक फीवर डेवलप होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जिस किसी को भी सोर थ्रोट हो उसको रूमेटिक फीवर डेवलप हो। 1 से 3% पॉपुलेशन में रूमेटिक फीवर डेवलप हो सकता है, वो भी उसके बहुत सारे प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। मल्टी सिस्टम डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑटो इम्यून रिएक्शन टू इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। कॉजेटिव एजेंट क्या है? बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। और यूजुअली एक फेरेंजाइटिस पहले होती है, फेरेंजाइटिस के अटैक के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद कहीं जाके ये एक्यूट रूमेटिक फीवर डेवलप होता है। अब कहने को तो एक्यूट रूमेटिक फीवर है ना, पॉजिटिव एजेंट भी क्या है इसका? एक बैक्टीरिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये डिजीज है इट इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, ये इन्फेक्शन डिजीज में नहीं आती है। एक्यूट रूमेटिक फीवर के बारे में पढ़ा है कभी कि हाँ ये पर्सन टू पर्सन ये फैलती है? नहीं, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, इट इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन ये किसके नतीजे में होती है? एक कम्युनिकेबल डिजीज के नतीजे में होती है। इट रिजल्ट फ्रॉम ए कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। कम्युनिकेबल इन्फेक्शन क्या था? सोर थ्रोट। सोर थ्रोट होने के बाद एक्यूट रूमेटिक फीवर डेवलप होता है। पहली चीज इसमें जो है इट इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। बट इट रिजल्ट्स फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज ना, एक कम्युनिकेबल डिजीज है उसके नतीजे में ये डेवलप होती है। और कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? हमारा सोर थ्रोट है। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, इसके डिफिनेशन मिल गई, इसका पॉजिटिव एजेंट हमें मिल गया ना, और ये भी पता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। और यूजुअली जो होता है कि ये जो एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप को ये डिजीज सबसे कॉमनली जो है अफेक्ट करती है? 5 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 5 से 15 साल का जो एज ग्रुप होता है, 5 to 15 ईयर्स, 5 से 15 साल का एज ग्रुप है। और इसका इंसिडेंस जो है वो बॉयज और गर्ल्स में दोनों में सेम है। मतलब दोनों ही जेंडर्स में या सेक्स में दोनों कॉमन है, किसी एक में ज्यादा नहीं है। बॉयज और गर्ल्स में इसका इंसिडेंस कॉमन है, 5 to 15 ईयर्स का कॉमनली एज ग्रुप है। और इस डिजीज की खास बात यह है कि इसका रिकरेंस आफ्टर 34 ईयर्स, 34 साल के बाद इसका रिकरेंस कभी नहीं होता। रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि आफ्टर 34 ईयर्स इसका रिकरेंस कभी हो रूमेटिक फीवर का। अब इसमें दो एक चीजें और हैं। एक तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट ना, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। और उसमें ये देखा गया कि गर्ल्स में खास तौर से माइट्रल वॉल डिजीज और कोरिया, कोरिया स्पेसिफिक है सिर्फ गर्ल्स के लिए। अगर कहीं पे कोरिया मैनिफेस्टेशन आ रहा है, अभी इसके मैनिफेस्टेशन देखते हैं, तो अगर कोरिया मौजूद है दैट मीन्स कि वो स्पेसिफिक है किसके लिए? गर्ल्स के लिए। और बॉयज में ऑर्टिक वॉल इन्वॉल्वमेंट होता है। यहीं पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऑलमोस्ट ऑलवेज माइट्रल वॉल सबसे पहले इन्वॉल्व होता है रूमेटिक फीवर में। अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वहां पे माइट्रल वॉल का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज पाया जाएगा, मतलब हमेशा रहेगा, सबसे पहले होगा। एर्टिक वॉल इन्वॉल्वमेंट इंडिपेंडेंटली बहुत कम होता है। अगर एर्टिक वॉल का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑलरेडी माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? माइट्रल वॉल का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। और ओवरऑल अगर पिक्चर देखा जाए कि जैसे माइट्रल वॉल हुआ या एर्टिक वॉल हुआ, तो इसमें कौन सा लीजन कॉमन होगा? लीजन का मतलब ये है कि आइदर रिगर्जिटेशन हो या स्टेनोसिस हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिगर्जिटेंट लीजन जो है वो सबसे कॉमन होता है ना। तो रिगर्जिटेशन सबसे कॉमनली पाया जाता है इस पूरे डिजीज के मैनिफेस्टेशन में, है ना। तो यहाँ से एक कहानी बनी कि ऑलमोस्ट ऑलवेज जो माइट्रल वॉल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ओवरऑल कोई पूछे कि रूमेटिक फीवर में क्या चीज कॉमनली पाई जाएगी? माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन, माइट्रल वॉल स्टेनोसिस, एओर्टिक वॉल रिगर्जिटेशन या एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस? Mitral valve regurgitation. हाँ, mitral valve regurgitation. Mitral valve regurgitation is the most common cardiac lesion rheumatic fever में। ओवरऑल पिक्चर अगर हम बात करें तो ओवरऑल दिस mitral valve regurgitation is
मोर कॉमनली या मोस्ट कॉमनली फाउंड इन रूमेटिक फीवर। अब आगे और चीजें हैं। सोर थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद एक लेटेंट पीरियड होता है 10 डेज का या सेवरल वीक्स का, उसके बाद रूमेटिक फीवर का ऑनसेट होता है। और रिकरेंस जो आफ्टर 34 ईयर्स, 34 साल की उम्र के बाद इस डिजीज का रिकरेंस जो है वो रेयर है, ना के बराबर इसका इंसिडेंस होता है। अब इसमें एक चीज देखना है कि सोर थ्रोट, जैसे जब भी हम बात करते हैं सोर थ्रोट, और ये सीजन भी आजकल सोर थ्रोट का चल रहा है, तो सोर थ्रोट दो तरीके का कॉमनली होता है, बैक्टीरियल या वायरल होगा। दोनों के अपने अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं। जितना भी सोर थ्रोट हुआ, हर सोर थ्रोट जो है वो बैक्टीरियल या स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पाते हैं कि वो वायरल सोर थ्रोट होता है। तो दोनों का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, ये थोड़ा सा देखिएगा। स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट या बैक्टीरियल सोर थ्रोट कह लीजिए ना, लिम्फ नोड जो है बहुत ज्यादा टेंडर और स्वेलन होंगे, बहुत ज्यादा फूले हुए होंगे, सूजे हुए होंगे, स्वेल कर जाते हैं। खासतौर से टॉन्सिल्स जो होती है, एब्डोमिनल पेन, बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस मिलती है। और जो टॉन्सिल्स होती है, जो स्वेल कर जाती है, बहुत ज्यादा रेड होती है, उसके ऊपर एक्सुडेट, व्हाइट कलर का एक्सुडेट जो है वहां पे पाया जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, उस इन्फेक्टेड कोई घर में ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उससे इसका कांटेक्ट मिलेगा। फीवर और हेडेक होगा। एंड सडन ऑनसेट ऑफ सोर थ्रोट, बच्चा सोया हुआ है, सही सोया था रात में, लेकिन अगले सुबह हो सकता है कि उसको सोर थ्रोट की कंप्लेन हो जाए। इसमें कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो जो पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल है, वो थोड़ा सा हाइपरीमिया वहाँ पे डेवलप होगा, कंजेस्टेड मिलेगी, बहुत ज्यादा कंजेशन होता है। और यहाँ पे जो टॉन्सिल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा टेंडर होती है और बहुत ज्यादा स्वेलन होती है ना, सूजी हुई। और ओव्यूला जो होता है ये भी ना स्वेल कर जाता है और प्रोट्रूड कर जाता है पीछे की तरफ ना, बिहाइंड द टॉन्सिल्स। और ये व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये व्हाइट, ये टॉन्सिलर एक्सुडेट है, ये टॉन्सिलर एक्सुडेट्स जो स्पेसिफिक है स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट के लिए, ये स्पेसिफिक फाइंडिंग है। वायरल सोर थ्रोट में थोड़ा सा अलग फाइंडिंग है। वायरल सोर थ्रोट में कॉमनली जब किसी को हम कहते हैं कि गला खराब है, तो आमतौर पर वो क्या कहता है, उसको ड्राई कफ हो रहा है, राइनाइटिस बहुत ज्यादा है ना, फीवर है, ये सारी चीज कॉमन कोल्ड के फीचर्स उसे पूरे मिलते हैं। राइनाइटिस है ना, हाँ गला बैठा हुआ। अब किसी का गला अगर बैठा हुआ है तो मान के चलिए कि वो वायरल सोर थ्रोट है, यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ड्राई कफ मिलेगा, कंजंक्टिवाइटिस, रेड आइज और डायरिया की कंडीशन में। तो डायरिया जो है वायरल सोर थ्रोट में मिलेगा, और एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट में मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब एग्जामिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल जो है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल पूरी की पूरी कंजेस्टेड, अब हाइपरीमिया जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा हाइपरीमिक या बहुत ज्यादा कंजेस्टेड अगर है ना पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल या थ्रोट जिसको हम कहते हैं, और टॉन्सिल्स जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, नॉर्मल है, टॉन्सिलर एक्सुडेट नहीं मिल रहा है, टॉन्सिल्स जो है बहुत ज्यादा टेंडर या स्वेलन नहीं मिल रही है, बल्कि पूरी जो वाल है, पूरी जो वाल है पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल, वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा रेडनेस वहां पे पाई जा रही है। तो दैट मीन्स कि वो वायरल सोर थ्रोट है। तो जितने भी सोर थ्रोट होते हैं वो बैक्टीरियल सोर थ्रोट नहीं होते। और जितने भी बैक्टीरियल सोर थ्रोट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब के सब रिमेटिक फीवर डेवलप करें, सिर्फ अराउंड 1 to 3%, 1 से 3% स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट का इंफेक्शन हुआ है तो वो डेवलप कर जाता है किसमें, रिमेटिक फीवर में। अदरवाइज बाकी सब रिजॉल्व कर जाते हैं। प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या होगा, एक तो फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए किसकी, रूमेटिक फीवर की, फैमिली हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर। इसके अलावा बहुत पुअर अनहाइजीनिक कंडीशन हो, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी, पुअर हाइजीन, डाइटरी इंटेक सही ना हो। उसका एज क्या है, 5 to 15 ईयर, ये एज ग्रुप कॉमन है और रेयर होता है, बिलो 3 ईयर्स बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता, लेकिन 3 साल से कम उम्र का इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर है। गर्ल्स और बॉयज इनका इंसिडेंस सेम होता है, बराबर होता है ना। और अर्ली स्प्रिंग और ड्यूरिंग विंटर इसका इंसिडेंस ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि सोर थ्रोट के इन्फेक्शन इसी सीजन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ना। इंसिडेंस मोर ड्यूरिंग विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, यहाँ पे सोर थ्रोट का इंसिडेंस ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा सोर थ्रोट होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे रूमेटिक फीवर के डेवलप होने के। प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर ये थे। अब पैथोजेनेसिस क्या कहती है इसकी, पैथोजेनेसिस में देखिए इसकी, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक डिलेड टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें पाया जाता है। पैथोलॉजी का ये क्वेश्चन है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, है ना।
टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पाया जाता है इसकी पैथोजेनेसिस में। होता क्या है, जो बैक्टीरिया जो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई उसकी जो आउटर कवरिंग है सेल वॉल की, वहां पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको प्रोटीन एम कहते हैं। प्रोटीन एम, इसका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है या जो अमाइनो एसिड चेन है, सेम एज इट इज अमाइनो एसिड के सीक्वेंस जो पाए जाते हैं वो इंडोथेलियल सेल कहाँ पे, एंडोकार्डियम का यानी हार्ट का जो इंडोथेलियल लाइनिंग है, वहां पे भी अमीनो एसिड चेन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। और जो दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज हैं लाइक जॉइंट्स के, उनकी भी अमीनो एसिड जो सीक्वेंस है वो सेम है, इसी से मिलता जुलता होता है। इस प्रोटीन एम का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है इसी से वो आइडेंटिकल होता है, बहुत ज्यादा वो मिलता जुलता है। अब क्योंकि एक एंटीजन बॉडी में मौजूद है, तो इम्यून सिस्टम क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसको क्या करना, एंटीबॉडीज बनानी है, प्रोटीन एम के खिलाफ उसे एंटीबॉडीज बनानी है, वो बनाएगा। लेकिन अटैक कहाँ करना, इसमें उनको कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वो देख रहा है कि जो हार्ट है वहां पे भी इसी टाइप का जो है प्रोटीन सीक्वेंस मिल रहा है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर वहां पे भी है, जॉइंट्स पे भी है, इवन नर्व एंडिंग जो ब्रेन में है जहाँ से शुरू हो रहा है वहां पे भी इसी तरीके का सीक्वेंस मिला। अब ये बेचारा परेशान है, लेकिन क्या क्या करना है, इसने बना तो दिया है, मारना जरूर है, छोड़ देता है, चलो किसी न किसी को तो अटैक में कोई ना कोई तो जाएगा ही। और यही इसकी परेशानी है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। बेचारा एंटीबॉडीज तो बना दिया इम्यून सिस्टम ने हमारे, लेकिन अब किल किसे करना है इसमें उसको कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो क्या करता है, बस मारो, कोई ना कोई तो गिरेगा ही, ये वाली बात यहाँ पे डेवलप हो जाती है। और बजाय वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करने के, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर सीक्वेंस है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, तो ये हार्ट को भी इन्वॉल्व कर जाता है, वहां पे भी उसको भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, खासतौर से लीफलेट्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती हैं। ज्वाइंट्स को भी ये अफेक्ट करता है ना, नर्व टिश्यूज को भी ये अफेक्ट करने लगता है, तो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाता है। और क्यों हो जाता है, इसी मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से पहचान नहीं पाता एग्जैक्ट कि किसे इसे किल करना है। अब ये तो हो गया, मान लीजिए ये डेवलप हो गई। डेवलप होने के बाद जब हम इसके हार्ट के, खासतौर से हार्ट की बात करेंगे, तो हार्ट में जो इसके वाल्व्स होते हैं, अगर वाल्व्स के लीफलेट्स को देखा जाए यानी जो कस्प होते हैं, तो कस्प पे एक तरीके का फाइब्रिन डिपॉजिट मिलता है, एक तरीके का फिब्रिनस डिपॉजिट मिलता है, जो बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो वो वाल्व को क्या करता है, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, वाल्व की नॉर्मल फंक्शंस को वो अफेक्ट करता है। तो जिससे वाल्व का डिस्फंक्शन हो जाता है, वाल्व क्या हो जाते हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और इसी चीज को जो कहा जाता है स्टॉप बॉडीज, क्या एस्ट्रा बॉडीज, फाइब्रिन डिपॉजिट वाल्व पे ये डिपॉजिट होने लगते हैं, और जिसकी वजह से परमानेंट वाल्व डिस्ट्रक्शन यानी वाल्व जो है वो डैमेज हो जाते हैं। और ये इस साल पूछा गया था कि एस्ट्रा बॉडीज किस डिजीज में मिलती हैं। तो पहली चीज किस में मिलती है, रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर में मिलती है। एक्यूट रूमेटिक फीवर क्या है, एक टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना, टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। यूजुअली जो एक्यूट रूमेटिक फीवर का ऑनसेट होता है, पहले क्या होगा, फेरिंजाइटिस होगी, उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद इसका अटैक पड़ता है रूमेटिक फीवर का। अब इसको अगर हम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखें, तो रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया आया। रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरिया दिया गया, माइनर क्राइटेरिया दिया गया, और सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस दिया गया। तो मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या आ रहा था, पॉलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथेमा मार्जिनेटम एंड सिडेनहेम्स कोरिया। अब यहाँ पे खास बात क्या है, जो पॉलीआर्थराइटिस होती है, पॉलीआर्थराइटिस का मतलब जो लार्ज जॉइंट्स हैं, जो हमारी बॉडी में लार्ज जॉइंट्स, अब लार्ज जॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं ना, जैसे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है ना, एल्बो जॉइंट है, ये सारे क्या है, ये लार्ज जॉइंट्स है। अब इसकी खास बात क्या होती है, एक तो ये लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, सेकंड जो होता है, आज मान लीजिए नी जॉइंट में पेन है, क्या है, नी जॉइंट में पेन है, हो सकता है कि कल को हिप जॉइंट में पेन आए, नी अब जो है नी जॉइंट में नहीं मिलेगा पेन, अगले दिन जो है हिप जॉइंट को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, उसके नेक्स्ट डे एल्बो जॉइंट में पेन दिखने लगे। तो इस तरीके के जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसको कहते हैं माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस।
माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस इसको कहते हैं। अब कार्डाइटिस, कार्डाइटिस में जो हार्ट की तीनों लेयर है, हार्ट की तीनों लेयर है, कौन कौन सी लेयर होती हैं? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम ना। तो ये जो तीनों लेयर्स हैं, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, तीनों के तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पैन कार्डाइटिस। इसमें पैन कार्डाइटिस पाई जाती है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो होते हैं, जो बॉडी का एक्सटेंसर सरफेस है, जो प्रेशर वाला एरिया है, वहां पे नोड्यूल्स बन जाते हैं। और नोड्यूल्स जो होते हैं वो नॉन टेंडर होते हैं, यानी पेनफुल बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना। और एक तरीके से ये कह लीजिए यूजलेस होते हैं, अगर उनको कुछ छेड़ा ना जाए तो उनमें कोई तकलीफ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, नॉन टेंडर होते हैं। 0.5 to 1 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। और खास तौर से जो बैक पे जो वर्टिब्रल कॉलम है उस पे बहुत ज्यादा दिखते हैं, या फिर जो एक्सटेंसर सरफेस है हमारे एल्बो का, वहां पे ये ज्यादा देखे जाते हैं ना। तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स है। एरिजिमा मार्जिनेटम, एरिजिमा मार्जिनेटम क्या होता है ना, स्किन पे रेड कलर का, रेड कलर के रैश मिलते हैं। और इसकी खास बात क्या है एरिथ्मा मार्जिनेटम, एक तो इसका जो सेंटर होता है वो एकदम वाइट होता है, सेंटर जो होता है वो वाइट होता है, पूरी तरीके से रेड नहीं तो, बल्कि एक लाइनिंग बनती है रेड कलर की ना। अब वो किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन इस शेप में भी एक खास बात है कि ये दोनों जो एंड होते हैं ये कभी एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते। अगर ये मान लीजिए पूरा इस तरीके से पूरा सर्कल में मिल जाए आपको मिला हुआ, तो ये फंगल इंफेक्शन होगा, ये फंगल इंफेक्शन होगा। दोनों एंड्स अगर एक दूसरे से अलग है ना, एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, और सेंटर जो है वो वाइट है, तो वो एरिथ्मा मार्जिनेटम है रूमेटिक फीवर का। एंड सिडेनहम्स कोरिया यानी अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सबसे लेट मैनिफेस्टेशन है, और स्पेशली ये जो मैनिफेस्टेशन है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो गर्ल्स में मिलता है। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, शराबियों वाली चाल होती है, आगे पीछे वो चलता रहता है, झूमता रहता है पेशेंट। तो ये जो है ये मेजर क्राइटेरिया, यानी माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है, पैनकार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथ्मा मार्जिनेटम एंड सिडेनहेम्स कोरिया। अब देखिए इस साल जो क्वेश्चन आया हुआ था वहां पे कार्डाइटिस को सिर्फ मिस स्पेलिंग की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया। उसमें एक ऑप्शन और लगा हुआ था, एक ऑप्शन और था मेनिंजाइटिस का, इसको रूल आउट करना था, मेनिंजाइटिस को रूल आउट करना था। उसमें ये कहा गया था कि जो मेजर क्राइटेरिया है रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया में उसमें से कौन सा नहीं है। अब कार्डाइटिस की जगह कार्लाइटिस लिखा हुआ आ गया था, एल बन गया था वहां पे टी की जगह पे, वो कार्लाइटिस थी। लोगों को लगा कि ये कार्लाइटिस जो है नया मैनिफेस्टेशन, कोई नई बीमारी है, उन्होंने कार्लाइटिस को ही एक्सक्लूड कर दिया। मेरे भाई अगर आपको क्राइटेरिया याद होगा तो पहले तो आपको ये सोचना मेनिंजाइटिस तो होता ही नहीं है। अगर आपको अटेम्प्ट ही करना था तो पहले तो ये सोचो मेनिंजाइटिस कहाँ से इसमें होता है, नहीं होता है। कार्लाइटिस तो बाद की चीज थी। अगर मेनिंजाइटिस आपको याद है कि इसमें नहीं होता है तो ये आपका गलत नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने बस इसी बेस पे गलत कर दिया कि उन्हें कार्लाइटिस एक नया मैनिफेस्टेशन नजर आने लगा कि वो एक अलग डिजीज है। तो मेनिंजाइटिस भी तो अलग था जो इसमें होता ही नहीं है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए, ये पांचों जरूर याद होना चाहिए। माइनर मैनिफेस्टेशन या माइनर क्राइटेरिया भले ना याद हो, लेकिन ये पांचों जरूर याद होना चाहिए मेजर क्राइटेरिया का। सेकेंड माइनर क्राइटेरिया फीवर जो ऑलमोस्ट 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे पाया जाता है ना। पॉलीआर्थराल्जिया है, और कुछ लेबोरेटरी मैनिफेस्टेशन है लाइक सीआरपी या ईएसआर, दे आर एलिवेटेड, ये बढ़े हुए मिलेंगे। ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो भी रेस्ट मिले क्योंकि एक्यूट कंडीशन है। और पीआर इंटरवल, ईसीजी अगर हम कराएंगे तो वहां पे पीआर इंटरवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है। पीआर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग, और जब पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलता है सिर्फ, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। और यूजुअली इस डिजीज में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक ही मिलता है ईसीजी में। ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ और मैनिफेस्टेशन है जिसको चाहिए ही चाहिए। अब ये जो सपोर्टिंग एविडेंस है, दैट मीन्स कि इसका मिलना जरूरी है, इसके बिना कहानी अधूरी रहेगी। सबसे पहली चीज कि एक ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का सोर थ्रोट का एक पॉजिटिव कल्चर मिल जाए आपको, पॉजिटिव थ्रोट कल्चर का
गैप्स, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। दूसरे एक चीज होती है इसी के खिलाफ, जो ये हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है ना, इसका एक सीरम में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, टाइट्रेशन करते हैं। अब अगर ये कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है ना, अगर ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ना, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन वो टाइटर जब बढ़ा हुआ ऑलरेडी आपको मिल रहा है, तो ये भी सपोर्ट करेगा। या फिर स्कारलेट फीवर की रिसेंट हिस्ट्री हो कि अभी कुछ दिन पहले बच्चे को स्कारलेट फीवर हुआ है, ये सपोर्टिंग एविडेंस है और इनका मौजूद होना जरूरी है। स्कारलेट फीवर में बी प्रेजेंट आर नॉट, बट ये दोनों चीजें जरूर मिलनी चाहिए, पॉजिटिव थ्रोट कल्चर और राइजिंग या एलिवेटेड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, इनका मिलना जरूरी है। ये कुछ मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसमें मेजर क्राइटेरिया, ये जो ये पूरा क्राइटेरिया इसको हम कहते हैं रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया। कुछ और थोड़े बहुत और मैनिफेस्टेशन है, लाइक प्रिकार्डियल पेन, प्रिकार्डियम कहते हैं जो चेस्ट पे वो हिस्सा जहाँ पे हर्ट होता है। एब्डोमिनल पेन है, हेडेक है, इजी फैटिगेबिलिटी, जनरल वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी है, मैलेज, वेट लॉस ना, एपिस्टैक्सिस है, टैकिकार्डिया, रिदमा नोडोसम, एनीमिया एंड स्वेटिंग, ये सारे जो है अदर मैनिफेस्टेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं रखते हैं। ठीक। अब लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेगा हमें, अब यहाँ पे ये खास बात, ईसीजी में क्या क्या मिल सकता है। पहली चीज तो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा। पीआर इंटरवल अगर बढ़ा हुआ है तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक अभी बताता हूँ वो क्या होता है, एंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। ईसीजी देखिएगा, ये जो ईसीजी है, यहाँ पे ये जो ये पी वेव है, और अगर मान लीजिए थोड़ी सी नोचिंग जो है, निगेटिव डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो वो क्यू वेव हो सकता है, अदरवाइज जो है ना, इस तरीके से अगर मिल रहा है तो यहाँ पे अगर निगेटिव डिफ्लेक्शन है तो वो क्यू वेव हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नॉर्मल ईसीजीज में जो है क्यू वेव जो होती है वो एब्सेंट होती है, क्यू वेव एब्सेंट, तो इसलिए हम आर जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है यहाँ से आर वेव को ही ले लेते हैं हम लोग ना। तो पी आर इंटरवल अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है, नॉर्मल जो पी आर इंटरवल होता है वो अप टू 5 स्मॉल स्क्वायर, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर जो है पी आर इंटरवल की लेंथ होती है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स कि पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है। तो अगर सिर्फ पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिल रहा है तो वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। तो क्या होगा, वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, और वो इसकी खास पहचान है एक्यूट रूमेटिक फीवर की। ना सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होगा, अब यहाँ पे है ना, ये तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है यानी पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है। सेकेंड कंडीशन जो होती है जिसको हम सेकेंड, अब ये देखिए ये पी वेव तो है, लेकिन पूरा एक जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो पूरा गायब मिल जाए हमें। अब यहाँ पे एक पी वेव ये है, पी वेव ये, पी वेव बीच में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे आना चाहिए था ये एब्सेंट है। जब इस तरीके का ईसीजी में प्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसको हमने कहा पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे फिर आगे अगर ईसीजी को हम बढ़ाएंगे तो फिर एक पी वेव मिलेगी, उसके बाद फिर एब्सेंट होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर मिल रहा है ईसीजी में दैट मीन्स इट इज ए सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, एंड इन सम केसेस एसटी सेगमेंट डिप्रेशन भी मिल सकता है। इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, 2D इकोकार्डियोग्राफी, तो एक तो वाल्वुलर एडिमा मिलेगा, वाल्व पे फाइब्रिन डिपोजिशन मिल सकता है, एस्ट्रा बॉडीज वहां पे प्रेजेंट रहेंगी। माइट्रल रिगर्जिटेशन मोस्ट कॉमनली जो लीजन मिलेगा रूमेटिक फीवर में, वो माइट्रल रिगर्जिटेशन यानी रिगर्जिटेंट लीजन इज द कॉमनेस्ट फाइंडिंग ना वाल्व की। इसके अलावा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन यानी हाइपरट्रॉफी मिल सकती है, और साथ में पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स में, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स क्या क्या थे, अभी माइनर क्राइटेरिया में थे सब, यार सीआरपी, ईएसआर ना, पॉलीमॉर्फ्स, ये सारे के सारे जो है वो बढ़े हुए मिलेंगे ना? तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी यानी पॉलीमॉर्फ, जो न्यूट्रोफिल्स होंगे वो बढ़े हुए मिलेंगे, साथ में ईएसआर और सीआरपी ये भी इंक्रीज मिलेगा। अब जो सीआरपी होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जितने भी रूमेटिक के फीवर के केसेस होंगे उसमें ये सीआरपी जरूर एलिवेटेड मिलेगा, जरूर बढ़ा हुआ मिलता है, ये इसकी खासियत है।
ग्लोबली पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हार्ट डिजीज का जो मोस्ट कॉमन काज है इन 5 to 30 ईयर्स एज ग्रुप। किस एज ग्रुप में? 5 से 30 साल, 5 to 30 ईयर्स एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन काज जो होता है हार्ट डिजीज का, वो यही रिमेटिक फीवर है। दिस रिमेटिक फीवर इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हार्ट डिजीज वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली इन 5 to 30 ईयर एज ग्रुप। 5 से 30 साल की एज ग्रुप में पूरी दुनिया में सबसे कॉमन काज है रिमेटिक फीवर ना, रिमेटिक फीवर। और ये जो रिमेटिक फीवर होता है, अराउंड 1 to 3% केसेस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। और प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इसके इंसिडेंस जो बहुत रेयर हो गया है। क्यों रेयर हो गया? क्योंकि यूजुअली अगर किसी को सोर थ्रोट होता है तो बहुत अच्छा उसको एंटीबायोटिक कवरेज मिल जाता है। अब पेनिसिलिन ग्रुप की, लाइक इस वक्त की अगर बात की जाए तो अमॉक्सिसिलिन बहुत ज्यादा चल रही है ना, एम्पिसिलिन है, पेनिसिलिन भी है। ये सारे जो ड्रग्स हैं ये बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन ग्रुप की हैं। तो इनका कवरेज इतना अच्छा हो गया है कि यूजुअली जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, बल्कि जो ग्रुप ए बीटा हेमरेटिक कोकाई है वो वहीं से इरेडिकेट हो जाता है थ्रोट से ही। तो उसका सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन नहीं डेवलप हो पाता। ओवरऑल मोस्ट कॉमन काज है हार्ट डिजीज का पूरी दुनिया में 5 से 30 साल की एज ग्रुप में रूमेटिक फीवर होता है। अब ये है वही अभी जो हमने पढ़ा था, रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया रूमेटिक फीवर की डायग्नोसिस के लिए। मेजर क्राइटेरिया क्या है? पैनकार्डाइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, एरिथमा मर्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ये सारे जो है मेजर क्राइटेरिया है। माइनर मैनिफेस्टेशन या माइनर क्राइटेरिया में क्या है? एक तो प्रीवियस रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री होनी चाहिए, आर्थरालजिया एंड फीवर एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जब हम कराएंगे तो उसमें जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स होते हैं ना, टीएसआर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, पॉलीमार्स बढ़ा हुआ मिलेगा, और साथ में ईसीजी कराएंगे तो पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग मिलेगा। और साथ में जो सपोर्टिंग एविडेंस है, एक तो इंक्रीज टाइटर ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एक तो ये मिलना चाहिए, इसका इंक्रीज टाइट्रेशन जो है वो बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। दूसरे क्या, पॉजिटिव थ्रोट कल्चर होना चाहिए ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, या रिसेंट स्कारलेट फीवर की हिस्ट्री भी मिल सकती है। बट ये जो है ये मैंडेटरी है, ये भी मिलना चाहिए, और ये मिल जाए ना मिले अलग बात है। तो अब इसकी डायग्नोसिस के लिए कंफर्मेटरी कैसे करेंगे ना? दो मेजर क्राइटेरिया अगर है, सिर्फ कितना, टू मेजर क्राइटेरिया, टू मेजर क्राइटेरिया प्लस जो है सपोर्टिंग एविडेंस, तब भी काम हो जाएगा। अगर सपोर्टिंग एविडेंस है और दो मेजर क्राइटेरिया मिल रहा है तो डायग्नोसिस कंफर्म है। और मान लीजिए अगर सिर्फ एक मेजर क्राइटेरिया मिल रहा है, वन मेजर, तो फिर दो माइनर क्राइटेरिया भी मिलने चाहिए। वन मेजर, टू माइनर प्लस सपोर्टिंग एविडेंस। इस तरीके से इसकी डायग्नोसिस की जाती है बेस्ड ऑन रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया। दो मेजर सपोर्टिंग एविडेंस, क्राइटेरिया कंप्लीट है। या अगर वन मेजर क्राइटेरिया मिल रहा है, टू माइनर और सपोर्टिंग एविडेंस। अब इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे देखिए जो कार्डाइटिस और पॉलीआर्थराइटिस है, कभी भी दोनों का मैनिफेस्टेशन एक साथ नहीं हो सकता। या तो पेशेंट को कार्डाइटिस हुई रहेगी या तो पॉलीआर्थराइटिस रहेगी, दोनों एक साथ नहीं, यानी एक म्यान में दोनों तलवार नहीं रह सकती। या तो कार्डाइटिस रहेगा या तो पॉलीआर्थराइटिस रहेगा, कहने का मतलब। और दूसरे ये मैनिफेस्टेशन मिल सकते हैं, बट ये दोनों कभी भी एक पेशेंट में नहीं मिलेंगे। कार्डाइटिस और पॉलीआर्थराइटिस कभी भी एक पेशेंट में दोनों मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। अब इसका इन्वेस्टिगेशन देखिए, सीबीसी कराएंगे तो इसमें क्या मिलेगा? अब बताइए थोड़ा सा, अभी हमने पीछे देखा है। Baseball ball. पॉलीमार्स, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो बढ़े हुए मिलेंगे। न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो बड़े हुए मिलेंगे। टीएसआर रेज्ड मिलेगा, सीआरपी रेज मिलेगा। और जो थ्रोट कल्चर स्वैब जो कराएंगे कल्चर के लिए थ्रोट का,
वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है रूमेटिक फीवर में, वो ये है कि थ्रोट स्वैब कल्चर जो है वो पॉजिटिव मिल जाए। ईसीजी कराएंगे तो पीआर इंटरवल जो होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना, प्रोलॉन्ग मिलेगा पीआर इंटरवल, यानी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, और कुछ केसेस में सेकंड डिग्री भी मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो क्या मिलेगा? Cardiac पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिल सकती है, या फिर लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल का इंलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, लीफ वाल्व का एडिमा, अभी जो हमने पीछे देखा था ना, यानी वाल्व डैमेज मिल सकता है, कस्प पे जो है विजिटेशन देखने को मिल सकती है, एस्का बॉडीज वहां पे मिल सकती है, और यहाँ पे भी वही डायलिटेशन मिल सकता है चैम्बर्स का। एंड एसो टाइटर अगर बढ़ रहा है कंटिन्यूअस, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन है, ठीक, जो हम इसमें करा सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि एक चीज और है कि मोस्ट कॉमन कार्डियक लीजन अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। रूमेटिक फीवर में जो है कॉमन कार्डियक लीजन, बॉयज में क्या मिलेगा, गर्ल्स में, सॉरी, चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में। चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में क्या मिलेगा? बच्चों में मोस्ट कॉमन कार्डियक लीजन जो मिलेगा, ओवरऑल मोस्ट कॉमन कार्डियक लीजन क्या है? mitral माइट्रल रिगर्जिटेशन। और बच्चों में ही ये डिजीज सबसे ज्यादा कॉमन है, 5 से 15 साल का मतलब मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है। तो चिल्ड्रन की जब बात आएगी देन माइट्रल रिगर्जिटेशन। और एडल्ट्स में जो होता है माइट्रल स्टेनोसिस। अच्छा, और एक्यूट रूमेटिक फीवर इसका क्रोनिक फॉर्म क्या होगा? rheumatoid arthritis. रोमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज, आरएचडी, है ना, ये जो इसका क्रोनिक फॉर्म होता है। अब इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभी जो हमने मेजर क्राइटेरिया इसका पढ़ा था ना, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस यानी पॉलीआर्थराइटिस, यही दो बहुत मेजर है। बाकी जो है सीडेनहेंस कोरिया है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड एरिथमा मार्जिनेटम, ठीक, ये सारे हैं। तो इसमें से अगर किसी पेशेंट को सपोज दैट कार्डाइटिस हो गया, है ना, कार्डियक वाल्व जो है वो डैमेज हो जाएंगे। जब वाल्व डैमेज हो जाएंगे तो वो दोबारा कभी भी सही नहीं हो सकते। तो ये जो कार्डाइटिस किसी को होती है, जब किसी भी पेशेंट को रूमेटिक फीवर में कार्डाइटिस यानी हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो वो परमानेंट वाल्व डैमेज कर जाएगा। परमानेंट वाल्व डैमेज कर जाता है तो फिर वल्वुलर हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है। इसीलिए अगर किसी भी पेशेंट में कार्डाइटिस हो चुका होगा तो वही जो है क्रोनिक फॉर्म में जाएगा, वही पेशेंट जो है वो क्रोनिक फॉर्म में जाएगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज यहीं से बनेगी। क्योंकि बाकी जो और फीचर्स आर्थराइटिस है, कोरिया नोड्यूल्स है या इरिथमा मार्जिनेटम है, ये कुछ वक्त के बाद जो है ये रिजॉल्व कर जाते हैं, पूरी तरीके से ये रिजॉल्व कर जाते हैं। इनका कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप नहीं होता है, इनका कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन कार्डाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है क्या? वाल्व डैमेज हो जाना। और यही कार्डाइटिस जो है फर्दर प्रोग्रेस कर जाती है रूमेटिक हार्ट डिजीज में। इन्वेस्टिगेशन हो गई। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? मेन हिस्ट्री ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है ना। और इसके लिए जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो पेनिसिलिन। ओरल में अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन आप दे सकते हैं एज फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन क्या है? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और ओरली अगर देना हो तो फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन 500 मिलीग्राम पर ओरल ट्वाइस डेली इसको दे सकते हैं। इसका अल्टरनेट क्या है? अमोक्सिसिलिन है ना, 50 मिलीग्राम पर केजी, मैक्सिमम 1 ग्राम तक दे सकते हैं डेली फॉर 10 डेज। या फिर अगर आईएम इंजेक्शन, पहले सिर्फ आईएम इंजेक्शन ही दिया जाता था, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी का ना, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 1.2 मिलियन यूनिट्स दिया जाता था सिंगल डोज में। लेकिन अगर बच्चे का वजन 27 किलो से कम है, लेस देन 27 केजी है, तो डोज को हाफ कर दिया जाता था, यानी अब 60 के यूनिट, यानी 60,000 यूनिट्स। लेस देन 27 केजी का अगर बच्चा है तो, अदरवाइज उससे ऊपर है तो 1.2 मिलियन यूनिट्स
इंट्रामस्कुलर बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। लेकिन इंट्रामस्कुलर देते थे, बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, या इवन सम केसेस में जो है ना, इसका भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप हो जाता था, यानी पेशेंट शॉक में चला जाता था। तो इसलिए इसका बेटर अल्टरनेट क्या है, ओरल। ओरल में पेनिसिलिन एज ए फिनाक्सी मिथाइल पेनिसिलिन जो है, ये पर ओरल ट्वाइस डेली इसको दी जाती है फॉर 10 डेज तक। इसके अलावा सैलिसाइलेट्स और एनसेड्स का यूज किया जाता था, खास तौर से अगर किसी को और दूसरे हार्ट के अलावा दूसरा कोई मैनिफेस्टेशन है, लाइक जॉइंट्स पेन है या नोड्यूल्स या कोरिया, तो इसके लिए खास तौर से यूज किए जाते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, अर्थरालजिया एंड फीवर। अगर डायग्नोसिस बन गई तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती थी, एस्प्रिन ना, अर्थराइटिस या अर्थरालजिया के लिए एस्प्रिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। एट ए डोज ऑफ 50 to 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते थे, मैक्सिमम 80 to 100 कर सकते हैं ना, 4 से 5 डिवाइडेड डोजेज में। प्राइमरी प्रिवेंशन, ये लास्ट स्लाइड है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो मेन स्टेज जो प्रिवेंशन का वो क्या है, एंटीबायोटिक है, प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस है। किस चीज की, यही एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन ग्रुप जो है, यही एज ए प्राइमरी प्रिवेंशन भी इसको यूज किया जा सकता है, खासतौर से स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में, जहाँ पे इंसिडेंस जो है सोर थ्रोट का ज्यादा हो रहा है, वहाँ पे पहले ही बच्चों को सिंगल डोज दी जा सकती है ना। और आईएम इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। अब एडल्ट्स हैं तो 1.2 मिलियन यूनिट्स, और बच्चे 27 किलो से कम का वजन है तो 60 के यूनिट यानी 60,000 यूनिट जो है सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दिया जा सकता है प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे, है ना। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए कोई कोई पेशेंट है, बच्चा कह लीजिए, कोई 8 से 10 साल का बच्चा है जिसको स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हुआ, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट का इंफेक्शन उसे हुआ है, लेकिन कार्डाइटिस उसे नहीं है, उसको अभी कार्डाइटिस नहीं हुई है, यानी रूमेटिक फीवर अभी डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हुआ है। तो अब प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं, अब ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा, ये जो आएगा ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा तो जो इसकी डोज है बेंजाथिल बेंजाइल पेनिसिलिन की, जो आईएम हम दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर हमें देना है, बेंजाथिल पेनिसिलिन जी ना, इंट्रामस्कुलर हम दे रहे हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, तो डोज कितनी होगी। अब देखिए एडल्ट है तो वही सेम डोज 1.2 मिलियन यूनिट्स, 1.2 मिलियन यूनिट्स इन एडल्ट। और अगर बच्चा है तो लेस देन 27 केजी का अगर है तो उसके में कितना देंगे, 60 के या 60,000 यूनिट्स, है ना, 60,000 यूनिट्स देंगे। अब कब तक देना है, उसको स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हो चुका है, रूमेटिक फीवर का भी इंसिडेंस नहीं हुआ, तो कब तक देंगे इसको कब तक देंगे, फॉर 5 ईयर्स, थ्री टाइम 3 टाइम्स वीकली इसको देते हैं, हफ्ते में 3 बार, फॉर 5 ईयर्स। पहली कंडीशन ये हो गई। अगर मान लीजिए कोई 11 साल 12 साल पे आया, या 13 साल पे, मान लीजिए आपने 13 ईयर्स पे वो आया, तो उसको कब तक देंगे, 5 ईयर्स तक दे देंगे, तो वो 18 ईयर्स तक वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 साल का है तो उसको 5 साल देंगे तो वो 15 साल तक चला जाएगा ना। या फिर अगर मान लीजिए 14 साल का बच्चा आ रहा है, 14 साल का बच्चा आ रहा है, तो उसको कब तक देंगे, 5 ईयर तक नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 18 साल कंप्लीट होने तक देंगे, यही चीज है ना। तो आर टिल 18 ईयर्स ना, 18 साल की उम्र तक उसको कंप्लीट करा देते हैं। अगर 5 साल 6 साल पे आया तो पूरे 5 साल तक उसे देंगे 3 टाइम्स वीकली फॉर 5 ईयर्स। या अगर 15 साल पे आया तो उसको 18 साल तक देंगे 3 टाइम्स वीकली। ये डोज है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है आईएम बेंजाथिल पेनिसिलिन जी का, 1.2 मिलियन यूनिट्स इन एडल्ट्स, और चिल्ड्रन लेस देन 27 के जी 60 के यूनिट्स या 60,000 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर देते हैं इसको। ठीक, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। बस इसमें रूमेटिक